नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संजीव और आज मैं आपके सामने आपके साथ डिस्कस करूंगा कंप्यूटर मेमोरीज के बारे में। तो पहले ये जान लेते हैं कि किस किस के लिए बेनिफिशियल है। ये बेनिफिशियल है टीचर्स के लिए जिनको पेन ड्राइव में डेटा सेव करते समय डर लगता है या कॉन्सेप्ट्स उनके क्लियर नहीं है। जो नॉन कंप्यूटर बैकग्राउंड से हैं उनके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे इससे मेमोरी के, कि हमारी फाइल्स कहाँ सेव होती हैं, हम कैसे सेव करें, अपने जो फोल्डर्स हैं अपने लैपटॉप में, अपने कंप्यूटर में, अपने मोबाइल में, हम किस तरीके से अरेंज करें कि हमको तुरंत हमारी पुरानी फोटो या कोई डॉक्यूमेंट आराम से मिल जाए, हमको उसको सर्च ना करना पड़े, सर्च बॉक्स में बार बार हमको टेक्स्ट ना डालना पड़े कि इसके ये वाली फाइल ढूंढो, वो वाली फाइल ढूंढो। तो इसके आखिरी में हम ये भी सीखेंगे कि हम अपनी फाइल्स को कैसे मैनेज करें मेमोरी के अंदर, स्टोरेज के अंदर। दूसरा ये बेनिफिशियल है उन स्टूडेंट्स के लिए जो 11th-12th में पढ़ रहे हैं। उनका जो पहला चैप्टर है उसमें ये मेमोरी यूनिट और मेमोरी के बारे में अच्छा खासा विस्तार से, उसमें से बहुत अच्छे से क्वेश्चंस आने वाले हैं। दूसरा इसके बेनिफिट होंगे क्लास 12th के स्टूडेंट के लिए जो कंप्यूटर साइंस और आईपी लिए हुए हैं, उनका जो रिवीजन टूर वाला जो चैप्टर है पहला, उसमें ये वीडियो हेल्प करेगा। और चूंकि एग्जाम में कम से कम 3 या 4 नंबर के इस फंडामेंटल से क्वेश्चंस जरूर आ जाते हैं, तो आप लोग ये वीडियो की जो सीरीज में बना रहा हूं इनको आप जरूर देखते रहिए। 11th-12th के बच्चे भी इससे बेनिफिटेड होंगे, उनके सिलेबस में ही है ये चीज, जो कि रिवीजन टूर के नाम से आपका जो पहला चैप्टर दिया हुआ है उसमें ये चीज आएगी। तो आज हम लोग अपने कंप्यूटर की मेमोरी यूनिट के बारे में बात करेंगे। मेमोरी क्या चीज है? कंप्यूटर मेमोरी। अगर हम इसमें आगे जोड़ दें कंप्यूटर मेमोरी, तो सबसे पहले हम ये देखें कि हमारा जो कंप्यूटर है वो किसके लिए काम करता है। आप लोगों ने सुना होगा एक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का ज़माना है, आईटी का ज़माना है। खूब हम लोग सुनते हैं कि आईटी आईटी आईटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये टर्म हम लोगों ने खूब सुना है। ये टर्म है क्या? एक्चुअली इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मतलब वो टेक्नोलॉजी जो इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करने में, उसको कलेक्ट करने में, उसको जब चाहे तब रिवर्ट करने में, हमको सर्च करने में जो आसानी होती है, उसको सबको मिला के हम लोग बोलते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। बिकॉज आजकल का जितना भी बिजनेस है, जितना भी काम है, वो सब इंफॉर्मेशन पे टिका हुआ है। इवन आपकी डेली लाइफ भी इंफॉर्मेशन पे टिकी हुई है। कैसे? आप एक एग्जांपल लीजिए सिंपल सा, बिना इंफॉर्मेशन के क्या आप कुछ काम कर सकते हैं? क्या एक कदम भी आप आगे बढ़ा सकते हैं अगर आपके पास इंफॉर्मेशन नहीं है तो? क्योंकि जनरली इंफॉर्मेशन कहाँ काम आती है? अगर मैं ये क्वेश्चन पूछूं, वेयर द इंफॉर्मेशन इज नीडेड, इंफॉर्मेशन की जरूरत क्या है, व्हाट इज द नीड ऑफ इंफॉर्मेशन, तो आपका जवाब क्या रहेगा? तो जवाब जनरली ये रहते हैं कि इंफॉर्मेशन से हम लोग कलेक्ट कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन का हम यूज कर सकते हैं, लेकिन ये नहीं बता पाते हम यूज कहाँ करते हैं। आप ही बताइए इंफॉर्मेशन का यूज कहाँ करते हैं? तो इसको समझते हैं हम एक अच्छे से एग्जांपल से। मान लीजिए आपको कुछ प्रॉब्लम आई, आपकी बॉडी में कुछ प्रॉब्लम आई, कुछ भी हो रहा है, हेडेक हो रहा है, पेट में दर्द हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, तो आप डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर के पास बैठ जाते हैं। क्या वो आपको देख के दवाई दे देता है? नहीं। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? आपको अपने उसको सिम्टम्स बताने पड़ेंगे। यानी वो आपसे पहले नॉलेज गेन करेगा कि आपको हुआ क्या है, तब आप सिम्टम बताना शुरू करेंगे कि मेरे पेट में सर दर्द हो रहा है, सो जाओ तो नींद नहीं आती। ये तो मजाक वाली बात हो गई। अगर आप इस तरीके से जब आप डॉक्टर को सिम्टम बताएंगे कि मुझे ये प्रॉब्लम हो रही, तब वो ये इंफॉर्मेशन लेने के बाद उसको प्रोसेस करता है एंड देन ही डिसाइड्स आपको क्या हुआ है। और जब ये पता पड़ जाए कि आपको क्या हुआ है, जिसको हम लोग डायग्नोसिस बोलते हैं, डायग्नोसिस करने के बाद, डायग्नोस करने के बाद फिर वो आपको मेडिसिन देता है। तो ये कैसे डिसाइड करेगा? क्योंकि उसके पास तो मेडिसिन का अंबार लगा हुआ, कौन सी मेडिसिन आपको दे, ये तभी दे पाएगा ना जब आप उसको इन्फॉर्मेशन देंगे। यानी कि बिना इन्फॉर्मेशन दिए डॉक्टर भी आपको दवाई नहीं दे सकता। आपको क्लास पढ़ानी है, आपको पता ही नहीं मुझे किस क्लास में जाना है, मुझे क्या पढ़ाना है, मेरा सिलेबस क्या है, क्या मुझे पढ़ाना है, इतनी देर का कितना क्लास है। जब आपके पास ये इन्फॉर्मेशन ही नहीं तो आप मतलब अपना रिजल्ट कैसे प्रोड्यूस करोगे? वहां क्लास में पढ़ाएंगे क्या आप? मीन्स आपको क्लास में जाने से पहले पता होता है कि आज मैं ये टॉपिक डिलीवर करने वाला हूं, मेरे पास ये कंटेंट्स हैं जो मैं स्टूडेंट्स को डिलीवर करूंगा, ये क्वेश्चंस हैं मैं स्टूडेंट से पूछूंगा, और ये पैरामीटर्स हैं जिनके बेस पे मैं बच्चों से चेक करूंगा फीडबैक लेके कि उन्होंने आज का लेसन सही से पढ़ा या नहीं पढ़ा। तो जब तक आपके पास इतनी इंफॉर्मेशन नहीं होगी, यू कैन नॉट टेक अ क्लास। सो यही चीज है कि जब तक हमारे पास इंफॉर्मेशन नहीं होगी, हम एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा सकते। इंफॉर्मेशन पे ही हम टिके हुए हैं। अगर हमारी आंखें बंद कर दी हैं, हमारी आंखों से हमारे ब्रेन को इंफॉर्मेशन नहीं मिले कि मैं जब चलने वाला हूं तो मेरे आगे कोई गड्ढा तो नहीं है, अगर वो इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी तो आप एक कदम बढ़ाने के लिए भी हिचकेंगे। अगर आपकी आंखें बंद है तो, आंखें खुली हैं
तो आपका विजुअल आपके दिमाग में जा रहा है, इन्फॉर्मेशन जा रही है, फिर उसको प्रोसेस हो रहा है कि आगे गड्ढा है, इन्फॉर्मेशन आपके दिमाग को मिल गई, तो वो आपको रोकेगा कि उस जगह नहीं जाना है। तो ईच एंड एवरीथिंग इज डिपेंडेंट अपॉन इन्फॉर्मेशन। अब आप बात आते हैं कि कंप्यूटर इसमें कैसे हेल्पफुल है। हम जब हर चीज के लिए इन्फॉर्मेशन पे डिपेंडेंट हैं, तो इन्फॉर्मेशन, किसी भी बिजनेस को ग्रो करने के लिए इन्फॉर्मेशन की बहुत जरूरत है कि मैं अपना मार्केट, मैं अपनी शॉप या मैं अपना शोरूम इस जगह पे खोलूं कि नहीं खोलूं, तो पहले मुझे वहां सर्वे कराना पड़ेगा, यहाँ किस प्रकार की जेंट्री रहती है, लोग यहाँ पर किस तरीके से खर्चा करते हैं, उनकी हैबिट क्या है। तब जब तक उनको नहीं पता लगेगा, हम अगर वहां शोरूम खोल भी देंगे तो कोई फायदा नहीं। आप एक गांव के क्षेत्र में जाकर, जहां पर लोग सिर्फ खेती करते हैं, किसानी करते हैं और अपना बढ़िया सा जीवन जी रहे हैं, उनको मीन्स जो लग्जरी लाइफ है उससे कोई मतलब नहीं, वो अपना उसी में ही इम्यूनिटी बढ़िया करके मजबूत करते हुए अपना वो कर रहे हैं। अब आप जाकर वहां रेवेन का शोरूम खोल दो, एक दो लोगों को छोड़कर, जो गांव के प्रधान होंगे उनको छोड़कर आपके चश्मे नहीं बिकेंगे, और शहर से आदमी कोई गांव खरीदने जाएगा नहीं, तो वहां शोरूम खोलने से कोई फायदा होगा? तो यानी कि आपको जहां पर भी अपना शोरूम कुछ भी खोलना है, तो वहां की कम से कम आप इंफॉर्मेशन तो लेके रखिए। सो दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू दैट इंफॉर्मेशन इज नीडेड इन ईच एंड एवरी फील्ड ऑफ लाइफ। वी कैन नॉट डू एनीथिंग इंफॉर्मेशन। तो अब उसी इंफॉर्मेशन को हमारे कंप्यूटर किस तरीके से हेल्प करता है, वो अब हम लोग देखेंगे। उस इंफॉर्मेशन को हम कहां स्टोर करते हैं, वो हम देखेंगे। कंप्यूटर में जो भी आप कुछ देते हैं, वो डेटा के रूप में आप देते हैं। यानी आपने जो डेटा था, डेटा कह लीजिए या डाटा कह लीजिए, आपका जो डेटा था, वो डाटा आप किस रूप में स्टोर करते हैं, मतलब स्टोर करते हैं किस, क्योंकि कंप्यूटर में कोई भी जो सबसे मिनिमम यूनिट होती है स्टोर करने की, वो होती है फाइल। फाइल के अंदर होता है डेटा। हम यानी डायरेक्ट डेटा को डायरेक्टली स्टोर नहीं कर सकते, डेटा को सबसे पहले हमें डालना पड़ता है किसी न किसी फाइल में। अब अगर वो डेटा आपकी एप्लीकेशन से रिलेटेड टेक्स्ट है, तो आप डीओसी में डालेंगे और उसको सेव करेंगे। अगर वो रो और कॉलम के फॉर्म में है, तो आप उसको एक्सेल की फाइल में डालेंगे, यानी एक्सएलएस। इस तरीके से आप अपने डेटा को किसी ना किसी फाइल में स्टोर करेंगे, और ये जो फाइल है वो या तो हार्ड डिस्क में जाएगी, या सीडी में जाएगी, या पेन ड्राइव में जाएगी, आपके किसी ना किसी एक ड्राइव में जाएगी, किसी ना किसी एक स्टोरेज ड्राइव में जाएगी। तो आज हम लोग यही पढ़ने वाले हैं कि हमारी जो फाइल्स हैं वो लोकेशन पे जाती हैं तो कैसे जाती हैं, और सबसे पहले कहाँ जाती हैं, कंप्यूटर की मेमोरी का क्या फंडा है, आज हम लोग यही सीखने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। आज का हमारा जो मेन टॉपिक है उसको हम लोग बढ़िया तरीके से समझेंगे। अभी तो मैंने सिर्फ प्रस्तावना दी कि हम लोग क्यों इसको पढ़ रहे हैं, मेमोरी की ज़रूरत क्या होती है, स्टोरेज की ज़रूरत क्या होती है। तो आइए शुरू करते हैं एक करके। जो हमारे कंप्यूटर की मेमोरी है, कंप्यूटर की जो मेमोरी है वो दो तरीके की होती है, बहुत अच्छे से समझिएगा आप लोग। एक जो आपकी प्राइमरी मेमोरी कहलाती है, और दूसरी जो आपकी सेकेंडरी मेमोरी कहलाती है। अब प्राइमरी और सेकेंडरी में क्या डिफरेंस है? सीधी सी बात है, हमारा डेटा जो सबसे पहले जिस जगह जाता है, हमने कीबोर्ड से टाइप किया, वो सबसे पहले जाता है रैम में, तो वो हमारी प्राइमरी मेमोरी कहलाएगी। और फिर जब हम उस डेटा को सेव कर देते हैं, तो सेव होने के बाद वो डेटा कहाँ आ जाता है, सेकेंडरी मेमोरी में आ जाता है। यानी कि हम जब कीबोर्ड के थ्रू टाइप करते हैं, मान लीजिए मैं अपना कीबोर्ड यहां बना लेता हूं, ये हमारा कीबोर्ड है। जब मैं इसमें से कोई भी डेटा टाइप करता हूं, तो दैट डेटा गोज टू दिस प्राइमरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी का मतलब हम अगर कहें रैम, ये देखिए प्राइमरी मेमोरी में हमारी क्या है, रैम में डेटा जाता है। अभी रोम क्या है हम अभी अच्छे से समझते हैं। तो हम इसलिए इसको कह सकते हैं प्राइमरी मेमोरी को, जहां मेरा डेटा सबसे पहले जाता है, दैट इज कॉल्ड प्राइमरी मेमोरी। और जब हम उसको सेव करते हैं, सेव करने के लिए जब हम किसी भी डेटा को अच्छे से सेव कर देते हैं, सेव करने का जो हमारी फाइल बनती है वो बनती है सेकेंडरी मेमोरी में, दैट इज कॉल्ड हार्ड डिस्क। जो हमारी हार्ड डिस्क है, यानी हार्ड डिस्क सेकेंडरी हो गई और रैम प्राइमरी हो गई, है ना। तो इसको हम बहुत अच्छे से अभी समझ। अब हम जरा इसको टेक्निकल उससे समझते हैं। कंप्यूटर मेमोरी जो हमारे डेटा को स्टोर करने के काम आती है, दो तरीके की अभी हमने समझी, प्राइमरी क्यों और सेकेंडरी क्यों। अब हम उसको जरा गौर से और पढ़ते हैं कि हमारा जो सीपीयू है, यानी कि हमारा इनपुट यूनिट जो हम लोगों ने पहले पढ़ा था, इनपुट यूनिट, उसको हमारा सीपीयू के पास जाता है। सीपीयू दैट इज आवर प्रोसेसिंग सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, और इससे हमें मिलता है आउटपुट। तो जरा हम इसको जरा गौर से देखें। जो हमारा सीपीयू है, सीपीयू हमारा मिलकर बना होता है कंट्रोल यूनिट, एएलयू और एमयू से। ये तीन चीजों से मिलकर बना होता है। ये हम लोगों ने अपनी पिछली वीडियो में देखा था अभी।
कंट्रोल यूनिट का काम है हर चीज को कंट्रोल करना, कब इनपुट लेना है, कब आउटपुट देना है, कहाँ स्टोर करना है, कहाँ सेव करना है, किस एक्सटेंशन में सेव करना है, दीज ऑल थिंग विल बी डन बाय कंट्रोल यूनिट। एएलयू को कब काम करना है, कब मेमोरी यूनिट में भेजना है, ये सब हमारा कंट्रोल यूनिट करेगा। एएलयू का मतलब होता है अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट। ये सारे के सारे आपके कैलकुलेशंस और लॉजिकल जो भी आपके प्रोग्राम्स हैं उनको रन करने, उनको एग्जीक्यूट करने का काम आता है। मेमोरी यूनिट ये हम लोग आज के टॉपिक में अपना पढ़ रहे हैं। तो ये मेमोरी यूनिट में आपका ये पूरा आता है, ये पूरा जो आपका कॉम्बिनेशन है, दिस ऑल कम्स इनटू मेमोरी यूनिट। जनरली हम लोग इसको प्राइमरी मेमोरी से रिलेट करते हैं कि हमारी प्राइमरी मेमोरी है जिसमें हमारा रैम आ रही है, कैश मेमोरी आ रही है, रोम आ रही है, वो हमारी मेमोरी यूनिट बन जाती है। और जो आपके बफर्स होते हैं वो सब मेमोरी यूनिट में आते हैं। ठीक है, तो हम लोगों को अभी बस खाली यही समझना है कि ये जो हम स्ट्रक्चर देख रहे हैं इसको बहुत अच्छे से। तो जो कंप्यूटर की मेमोरी है ये हमारी प्रोसेसर के साथ काम कैसे करती है, किस एंगल से करती है, उसके बेस पर हम डिसाइड करेंगे प्राइमरी मेमोरी क्या और सेकेंडरी मेमोरी क्या है। अब मैं जो आपको बताने जा रहा हूं दैट इज टेक्निकल टर्म। इससे पहले जो मैंने बताया था कि ये प्राइमरी मेमोरी में रैम जो पहली बार जाता है और फिर उसको जब सेव करते हैं सेकेंडरी में आता है, ये हमारा उनके लिए है जिनको मतलब थोड़ा सा समझने में आसानी आती है। टेक्निकल टर्म ये है कि हमारा जो मेन कंप्यूटर का जो दिमाग है उसे हम लोग कहते हैं सीपीयू या प्रोसेसर। सीपीयू कह लीजिए या प्रोसेसर कह लीजिए। ठीक है, इस प्रोसेसर के साथ मैं जरा इस इमेज को थोड़ा सा ऊपर कर देता हूं ताकि आपको ये समझने में आसानी हो जाए। ये वाली इमेज, एक मिनट रुक जाइएगा। हाँ, अब ये सही से सेट हो गई। अब इसको आप समझिए कि वो मेमोरी जो कंप्यूटर के साथ डायरेक्ट कनेक्शन में, जो प्रोसेसर यानी सीपीयू के साथ जो डायरेक्ट कनेक्शन में रहती है, मतलब जिस पर प्रोसेसर हमारा डायरेक्टली वर्क करता है, दैट इज कॉल्ड प्राइमरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी कभी भी प्रोसेसर के साथ डायरेक्ट कनेक्शन में नहीं रहती है। बस क्या है, कंट्रोल यूनिट का काम है कि वो यहां से जो सेव का हम जब कमांड देते हैं तो वो डेटा प्राइमरी मेमोरी से होकर हमारा सेकेंडरी मेमोरी में आता है। इट मीन्स वी कैन से द प्राइमरी मेमोरी इज नोन एज दैट मेमोरी विच डायरेक्टली वर्क्स विद प्रोसेसर। अब प्रोसेसर के साथ हमारी दो तरीके की मेमोरी बहुत ज्यादा इंटरेक्शन में रहती हैं। एक रहती है आपकी रैम और दूसरी रहती है रोम। रैम और रोम दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। तो अब हम यहां पर समझेंगे रैम क्या है और रोम क्या है। रैम एक्चुअली हमारी रैंडम एक्सेस मेमोरी है जो कि हमारी प्राइमरी मेमोरी कहलाती है। प्रोसेसर के साथ डायरेक्ट कनेक्शन में रहती है, उसके साथ डायरेक्ट काम करती है। प्रोसेसर को जब भी डेटा चाहिए वो हमेशा रैम से उठाता है, तो वो हमारी मेमोरी कहलाती है प्राइमरी मेमोरी। और रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी जिस पर यूजर डेटा डायरेक्टली भेज सकता है। और जो हमारी वोलेटाइल मेमोरी है, वोलेटाइल का मतलब जैसे ही हमारा पावर शटडाउन होगा, सिस्टम शटडाउन होगा, ये मेमोरी साफ हो जाएगी, इसमें कुछ नहीं बचेगा, इसमें हम कुछ सेव नहीं कर सकते, परमानेंटली सेव नहीं कर सकते, फ्यूचर के लिए सेव नहीं कर सकते। तो ये तो कोई रैम। फिर आप कहेंगे रोम का क्या काम है। आपने सिस्टम शटडाउन कर दिया, आपने कभी ध्यान दिया कि उसका जो टाइम है, उसकी जो सेटिंग है कि बूट सेक्टर कहाँ से ले, सिस्टम जब स्टार्ट हो तो जो हार्ड डिस्क में हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है वो किस सेक्टर में पड़ा हुआ है, वहाँ कहाँ से उठाए, ये सारी चीज़ें वो कहाँ स्टोर रहती हैं। क्योंकि सिस्टम शटडाउन करने के बाद रैम से तो डेटा चला गया, क्योंकि प्रोसेसर सीधा रैम पे काम करता है। अब वहाँ डेटा है नहीं, तो सिस्टम का जब पावर ऑन करते हैं तो सिस्टम का जो बाकी का वर्क है वो कहाँ से हो रहा है, कौन सी मेमोरी से हो रहा है। उस समय वो मेमोरी काम आती है रीड ऑनली मेमोरी। वहाँ से इंस्ट्रक्शंस प्रोसेसर एग्जीक्यूट करता है और जो सबसे इंपॉर्टेंट फाइल्स हैं उस इंस्ट्रक्शन की वजह से वो हार्ड डिस्क से लेकर रैम में ले आता है। इतना काम होता है हमारा। उसके बाद रोम का काम अपना थोड़ी देर के लिए खत्म हो जाता है, अब वो रैम पर अपना काम करने लग जाता है। यानी कि आप ये कह लीजिए कि सिस्टम को स्टार्ट करते समय रोम काम आता है, रोम की मेमोरी में जो डेटा स्टोरेज है वो काम आता है। जैसे ही हमारा सिस्टम स्टार्ट हो जाए, उसका डेटा जो हार्ड डिस्क से डेटा हमारी ऑपरेटिंग सिस्टम की कुछ फाइल्स हमारी जब रैम में आ जाए, उसके बाद वो अपना काम करना शुरू कर देता है और रोम हमारा चुपचाप बैठ जाता है। इतने में हमारा थोड़ा समय लगता है। जब आप पावर ऑन करिए तो देखिएगा थोड़ा सा समय लगता है आपको सिस्टम के स्टार्टअप होने में, उस पर सही से काम करने में। दैट टाइम इज नोन एज बूटिंग टाइम। इसको हम लोग कहते हैं बूट होना, सिस्टम बूट हो रहा है हमारा, और सिस्टम इज बूटिंग। बूटिंग में क्या हो रहा होता है कि हार्ड डिस्क से कुछ फाइल्स जो जरूरी फाइल्स हैं सिस्टम को रन करने के लिए, वो कॉपी हो रही होती हैं रैम में। और ये जो काम करवाता है, जो हार्ड डिस्क से रैम में लेकर जाता है, उसके लिए जो इंस्ट्रक्शंस पड़े हुए हैं दे आर रिसाइडिंग इनटू रोम। तो रोम हमारा इसलिए जरूरी है और वो डायरेक्टली हमारा प्रोसेसर के साथ काम करता है। दैट्स वाई रोम कम्स इनटू प्राइमरी मेमोरी। जबकि रोम में जो डेटा रहता है वो परमानेंट स्टोर रहता है, वो कभी भी आपका लूज नहीं होता, लॉस नहीं होता, सॉरी लूज नहीं,
तो इस तरीके से हम देखें कि हमारे जो कंप्यूटर मेमोरी है उसकी प्राइमरी मेमोरी में दो मेमोरी हो गई, एक रैम और एक रोम। बिना रैम के आपका सिस्टम काम नहीं करेगा, क्योंकि उसको डेटा चाहिए, डेटा मिलता है हमेशा रैम में। सिस्टम स्टार्ट नहीं होगा अगर आपकी रोम नहीं होगी तो ये दो चीज़ें हमको समझ में आ गई। अब हम देखते हैं सेकेंडरी मेमोरी। जब भी हम फाइल को सेव करते हैं, आपने एप्लीकेशन टाइप करना शुरू किया, जब भी हम फाइल को सेव करते हैं तो सेव करने के बाद वो पूछता है कि आपको कहाँ सेव करना है। एक डायलॉग बॉक्स आता है, आपको फाइल का नाम देना होता है। अभी हम थोड़ी देर पहले देखे थे कि फाइल कहाँ कैसे स्टोर होती है, फाइल में क्या स्टोर होता है, डेटा स्टोर होता है। फाइल का आपने नाम दिया, उसके साथ जिस सॉफ्टवेयर में आपने फाइल खोल के रखी है, हम लोगों ने सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ा था ना, जैसे मान लो आपने एप्लीकेशन डॉक्यूमेंटेशन की फाइल MS वर्ड में खोल रखी है, तो उसका एक्सटेंशन .doc करके वो सेव कर लेता है। इससे पता लगता है कि ये वाली फाइल हमारी किस सॉफ्टवेयर में खुलेगी, वर्ड में खुलेगी। अगर वो .xls कर दिया तो हमारी फाइल किस में खुलेगी, एक्सेल में खुलेगी। ये मैनेजमेंट हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम देखता है। तो हमारी फाइल अब आ गई हार्ड डिस्क में, यानी सेकेंडरी मेमोरी में। अब सेकेंडरी मेमोरी में जनरली हम लोग हार्ड डिस्क का नाम लेते हैं, क्योंकि वो कंप्यूटर के अंदर आपकी एक डिवाइस होती है, इंटरनल डिवाइस होती है। आप उसको कहीं और ले जाना चाहें तो आप उसको CD में लेकर चले जाइए, पेन ड्राइव में लेकर चले जाइए, मेमोरी स्टिक में लेकर चले जाइए, स्टैंडर्ड कार्ड में लेकर चले जाइए, SD कार्ड जिसको हम लोग बोलते हैं। तो ये जो इसके ऑप्शंस हैं सेकेंडरी मेमोरी के, यहाँ पर दिए हुए हैं, CD, DVD, हार्ड डिस्क, माइक्रो कार्ड, मेमोरी कार्ड, कुछ भी आप इसको मतलब बहुत सारे डिवाइसेज होते हैं, हम लोग देखेंगे। तो अब आपको ये क्लियर हो गया होगा कि हमारी जो कंप्यूटर की मेमोरी है, कंप्यूटर की मेमोरी की दो प्रकार की होती है। प्राइमरी, जिसमें रैम और रोम आती है, फिर आती है हमारी सेकेंडरी मेमोरी, जिसमें हमारे ये सारी डिवाइसेज आती हैं, जिनके बारे में हम अभी प्राइमरी मेमोरी और उनके बारे में अलग अलग पढ़ेंगे। तो आशा है कि आपको ये सारी चीज़ तो समझ में आ गई होगी। तो अब हम देखते हैं कि हमारी जो अगली मेमोरी है वो कौन सी है। अब हम पढ़ेंगे प्राइमरी मेमोरी के बारे में। प्राइमरी मेमोरी के बारे के लिए ये आप इसको, मैंने सिर्फ मेमोरी टाइप्स ऑफ मेमोरी इमेज में आ गया है, आप इसको प्राइमरी मेमोरी मान के चलिए कि अब हम जो बात करने वाले हैं वो प्राइमरी मेमोरी के बारे में बात करने वाले हैं। ये जो आप जो डायग्राम देख रहे हैं, दिस इज आवर प्राइमरी मेमोरी डायग्राम। ये दो तरीके की होती है, रैम और रोम। रैम मतलब रैंडम एक्सेस मेमोरी। अब रैंडम एक्सेस क्या है और सीक्वेंशियल एक्सेस क्या है, इसको हम लोग समझते हैं। रैंडम एक्सेस क्या है कि मान लीजिए जैसे हम दो तरीके के एक्सेस कर सकते हैं, सीक्वेंशियल एक्सेस और रैंडम एक्सेस। पहले इनको समझते हैं। मान लीजिए हमारी एक माला है, ऐसे करके इसमें मोती पड़े हुए हैं, फूल पड़े हुए हैं, ठीक है, कहीं गेंदे का फूल, कहीं गुलाब का फूल। मान लीजिए आपको ये वाला फूल चाहिए, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एक जगह से पहले माला ब्रेक करनी है, फिर ये फूल निकालना पड़ेगा, 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 तब आपको जाकर ये फूल मिलेगा। नहीं, इसको कहते हैं हम लोग सीक्वेंशियल एक्सेस। एक एक करके हम जब उस लोकेशन पे पहुंचेंगे तब हम उसको एक्सेस करेंगे। आप लोगों को ध्यान होगा, इस तरीके की एक पहले डिवाइस होती थी, जो हमारी एज के उनको समझ में आता होगा। इस तरीके से एक डिवाइस रहती थी टेप रिकॉर्डर पे चलाने के लिए। यहाँ से एक रील ऐसे रहती थी और इसको हम पेंसिल से कभी कभी घुमा के गाने आगे पीछे कर लेते थे। इसमें जो गाने स्टोर होते थे इसको हम लोग मैग्नेटिक टेप भी बोल सकते हैं। टेप में जो गाने हैं और जो डेटा आपका रहता था वो सीक्वेंस में रहता था। अगर आपको चौथे नंबर का गाना सुनना है तो पहले 3 नंबर को आपको फॉरवर्ड करना होता था, तो उसमें फॉरवर्ड की बटन होती थी। आप लोगों को रिकॉल हो रहा होगा, ठीक है। तो इस तरीके का जो डेटा होता है वो हमारा सीक्वेंशियल एक्सेस में आता है। लेकिन फिर बाद में जब डेवलपमेंट हुआ तब हमारी एक मार्केट में आई सीडी। इसमें डेटा आपको अगर 15वें नंबर का गाना सुनना है तो आप सीधे 15 नंबर टाइप करिए, अपने प्लेयर पे सेट करिए और 15वें नंबर का गाना चल जाता है। दैट इज कॉल्ड डायरेक्ट एक्सेस। फूलों के एग्जांपल में देखें, जैसे माला में सीक्वेंशियल एक्सेस था, आपके गुलदस्ते में ढेर सारे फूल लगे हुए हैं, ऐसे करके गुलदस्ते में आपके ढेर सारे फूल लगे हुए हैं, ऐसे करके आपको ये वाला फूल पसंद आ रहा है तो आप क्या करेंगे, इसको डायरेक्टली पिक कर लेंगे ना इसको। तो ये हमारा डायरेक्ट एक्सेस कहलाता है। तो सीक्वेंशियल एक्सेस, डायरेक्ट एक्सेस आपको समझ में आ गया होगा। कुछ डिवाइसेज ऐसी होती हैं जो डायरेक्ट एक्सेस भी करती हैं, सीक्वेंशियल एक्सेस भी करती हैं। हमारा जो रैम है और हार्ड डिस्क है, ये इसी तरीके की डिवाइसेज है, ये डायरेक्ट और सीक्वेंशियल दोनों पे काम कर सकती हैं। तो हमारी जो प्राइमरी मेमोरी है जिसमें हमारा रैम है, रैम इज कॉल्ड रैंडम एक्सेस मेमोरी। इसमें डेटा रैंडमली हम कभी भी कहीं से भी पिक कर सकते हैं। ये दो तरीके का आता है, एस रैम और डी रैम। एस रैम पहले आती थी 2000 के दशक में, या कह लीजिए आप 2005 से पहले हमारी एस रैम बहुत ज़्यादा प्रचलित थी और पहले यही लगती थी कंप्यूटर्स में। बहुत फास्ट होती है क्योंकि ये सेमीकंडक्टर्स के बने होते हैं। और आजकल जो चलती है डायनेमिक रैम चलती है आपकी, डबल डायनेमिक रैम भी आ गई, DDR। अब DDR1, DDR2, DDR3 करके ये मार्केट में आपको अवेलेबल है। अभी देखेंगे कि कैसी दिखती है हमारी रैम। तो रैम आप लोग समझ गए होंगे, रैंडम एक्सेस मेमोरी, एस रैम यानी स्टैटिक रैम, और डायनेमिक रैम। इसके अपने अलग फायदे नुकसान। महंगी होती थी, मतलब 1-2 MB की रैम बहुत महंगी होती थी। यहाँ पर ये GB में रैम मिलती है, थोड़ी सस्ती मिलती है।
तो इसलिए हम लोग डी रैम की तरफ स्विच कर गए और साइज बढ़ा लिया, लेकिन हमारा जो महंगाई जो इसका जो रेट है वो कम हो गया, थोड़ी स्पीड भी कम हो गई, लेकिन हमने साइज तो एटलीस्ट इनका इंक्रीज कर लिया। ऐसे ही रोम हमारी जो है, रोम अलग अलग तरीके से आती है। आजकल हमारी EEP रोम आ रही है, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। EEP रोम का मतलब प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, इसको हम एटलीस्ट एक बार प्रोग्राम कर सकते हैं। मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पे ये प्रोग्राम आपकी हो जाती थी, इसके बाद हम इसमें चेंज नहीं कर सकते। EEP रोम आपकी इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी है, जिसमें हम अपने जो बायोस का सेटअप है वो सब कुछ चेंज कर सकते हैं। और इलेक्ट्रिकली आजकल जो आपकी जो रोम आ रही है, आपकी EEP रोम आ रही है, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल रीड ओनली मेमोरी। जनरली इन सब के फुल फॉर्म आ जाते हैं। बोर्ड के क्वेश्चंस के लिए मैं बोल रहा हूँ, बोर्ड के एग्जाम में इन सब के फुल फॉर्म आ जाते हैं, इसलिए उनको बहुत अच्छे से आप लोग याद कर लीजिएगा। मतलब हर साल लगभग इससे क्वेश्चन रखा ही रहता है कि राइट शॉर्ट नोट ऑन फॉलोइंग टर्म्स, या इनको एक्सपेंड करिए, इनका फुल फॉर्म बताइए। इसके लिए एक क्वेश्चन जरूर आ जाता है, आधे नंबर का, मतलब आधे आधे करके हमने 3-4 क्वेश्चन मिल जाते हैं, 2 नंबर में आ जाता है ये, ठीक है। तो इसके साथ ही हम अगला जो टॉपिक अपना देख रहे हैं, अगला जो हमारा मेमोरी टाइप है वो उसको भी हम लोग देख लेते हैं कि ये पूरा एक मेमोरी का चार्ट बना के रखा हुआ है आपके सामने। इस मेमोरी के चार्ट में आप फिर से अच्छे समझ लीजिए, आपका रिवीजन भी हो जाएगा। मेमोरी हमारी प्राइमरी और सेकेंडरी 2 तरीके की हो गई। मेमोरी हमारी रैम और रोम टाइप की हो गई। रोम के हमारे और अलग अलग वर्जन हो गए, पी रोम, ई रोम, EEP रोम। रैम का स्टैटिक रैम, डायनामिक रैम हो गई। हाँ, एक चीज़ इसमें नई आई है, ये हमारी कैश, इसके बारे में भी हम लोग अभी समझते हैं, कैश मेमोरी। सेकेंडरी हमारी डिस्क स्टोरेज हो गई, टेप डिवाइसेस हो गई, सीक्वेंशियल हमारा ये हो गया, और आपका ये डायरेक्ट और रैंडम एक्सेस हो गया। फिर इसमें डिस्क ड्राइव में आपका CD रोम आता है, हार्ड डिस्क आती है, फ्लॉपी आती है, और रीड ओनली जो CD हमारी रहती है वो रीड ओनली और रीड राइट दोनों तरीके की होती हैं। इनके बारे में हम अभी समझते हैं। एक जो टर्म यहाँ पर मिला है हमारा नया कैश मेमोरी का, इसको समझ लीजिए कि ये हमारा प्रोसेसर है, ठीक है। ये प्रोसेसर हमारा रैम पे काम कर रहा है। रैम डेटा लाता है हार्ड डिस्क से, क्लियर। और जो प्रोसेसर है वो इस रैम के डेटा पर काम करता है। अब होता क्या है, प्रोसेसर की जो स्पीड है और रैम की जो अपनी FSB स्पीड जिसको बोलते हैं, इनकी स्पीड हर्ट्ज में नापी जाती है। रैम की स्पीड प्रोसेसर की स्पीड से बहुत स्लो रहती है। तो इसमें क्या होता है कि मोस्टली टाइम जब तक डेटा आ रहा है तब तक आपका जो प्रोसेसर है वो मोस्टली टाइम आपका आइडियल बैठा रहता है। तो प्रोसेसर को मैक्सिमम यूटिलाइज करने के लिए इन दोनों के बीच में एक और मेमोरी लगाई जाती है, जिसे हम लोग बोलते हैं कैश मेमोरी, CACHE, कैश मेमोरी। इसको मैं यहां पर नाम लिख दे रहा हूं, CACHE। कैश मेमोरी क्या है कि ये रैम और प्रोसेसर दोनों के बीच में इंप्लीमेंट की जाती है। अब ये कैश मेमोरी हम 2 जगह लगा सकते हैं, प्रोसेसर के अंदर भी इनबिल्ट हो सकती है या प्रोसेसर के बाहर हो सकती है, यानी कि मदरबोर्ड में इनबिल्ट हो सकती है। जो कैश मेमोरी प्रोसेसर के अंदर इनबिल्ट होती है उसे हम लोग बोलते हैं L1 कैश, और जो कैश मेमोरी प्रोसेसर के बाहर यानी मदरबोर्ड पे बिल्ट होती है उसे बोलते हैं हम लोग L2 कैश। हर सिस्टम में या तो L1 कैश होगी या L2 कैश होगी। अब ये कैश मेमोरी जनरली मेगाबाइट्स में होती है। अभी हम लोग यूनिट्स भी पढ़ेंगे, ये जनरली मेगाबाइट्स में होती हैं। रैम आपकी जीबीज में आ गई हैं आजकल, 4 GB रैम, 2 GB रैम, 3 GB रैम, इस तरीके से आ गई है। जो हमारी कैश मेमोरी है ये या तो 1 MB, 2 MB, 3 MB इसी तरीके से रहेगी। जनरली ये बहुत महंगी होती है, इसलिए इसका मतलब साइज बढ़ाना थोड़ा सा कॉस्टली पड़ जाता है। लेकिन इसको लगाने से क्या होता है कि जो रैम और प्रोसेसर की जो स्पीड की मिसमैच है वो खत्म हो जाती है, क्योंकि प्रोसेसर सबसे पहले कैश में से डेटा उठाता है, और जो आपका डेटा बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली प्रोसेसर यूज करता है वो हमेशा कैश में स्टोर हो जाता है। कैश क्लियर कर दीजिए तो उसमें डेटा चला जाएगा, तो फिर पहली बार जब डेटा आएगा तो कैश में आएगा, और कैश से प्रोसेसर बार बार उस डेटा को लेता रहेगा। यानी ऐसा डेटा जो बहुत फ्रीक्वेंटली हमारा प्रोसेसर यूज करता है, दैट विल बी रिसाइडेड इनटू कैश। और बाकी का फिर हमारा रैम में रहता है। जब हम इसकी मेमोरी के पूरा वो पढ़ेंगे कि किस तरीके से पेजिंग होती है, ये सब उसमें हम लोगों को ये पता पड़ता है। और रैम डेटा लेता रहता है हार्ड डिस्क से, ठीक है। अब हार्ड डिस्क से भी आप कनेक्ट कर सकते हैं, पेन ड्राइव लगा के पेन ड्राइव से भी कनेक्ट कर सकते हैं, PD किसी से भी आप मतलब इस तरीके से कनेक्ट कर सकते हैं। लेकिन ये है कि यहां से डेटा आप इस तरीके से ऐसे उठा सकते हैं। तो ये है हमारा कैश मेमोरी के बारे में जो मैंने आपको जानकारी दी, ठीक है। सेकेंडरी मेमोरी में कौन कौन सी बताई, डिस्क ड्राइव,
टेप ड्राइव, डिस्क ड्राइव में हमारे सीडी रोम। सीडी रोम भी हमारे दो तरीके की आती है, एक आती है रीड ओनली मेमोरी, यानी कि जो गानों की सीडी आप मार्केट से लेकर आइए जिनमें हम और कुछ घटा बढ़ा नहीं सकते, वो हमारी रीड ओनली में मतलब सीडी कहलाती हैं, रीड ओनली। और जो ऐसी सीडी आती है, कुछ ब्लैंक सीडीज आती हैं जिनमें हम अपना डॉक्यूमेंट डाल सकते हैं फिर दोबारा डाल सकते हैं, दैट दीज आर नोन एज राइटेबल सीडीज, जिन्हें हम लोग RW बोलते हैं। कुछ सीडी ऐसी होती है जिनको हम रीड भी कर सकते हैं और उसमें से इरेज भी कर सकते हैं, आपकी री राइटेबल सीडीज आती हैं, री राइटेबल सीडीज आती हैं वो। तो इस तरीके से इनका ये कॉन्फ़िगरेशन है। पहले फ्लॉपी ड्राइव चलती थी, आजकल वो बिल्कुल एलिमिनेट हो गई है, फ्लॉपी ड्राइव का यूज़ बिल्कुल मतलब नगण्य हो गया, अब ये बिल्कुल यूज़ नहीं होती। 1.44 MB की होती थी ये फ्लॉपी ड्राइव। फ्लॉपी की अगर हम बात करें, ये 1.44 MB की होती थी, आजकल का गाना भी इसमें नहीं बनेगा। हम लोगों ने जब अपने प्रोजेक्ट सबमिट करते थे तो फ्लॉपी ड्राइव में सबमिट करते थे, अगर उस फ्लॉपी ड्राइव को धोखे से भी स्पीकर के ऊपर रख दिया ड्राइव खराब, तो जनरली वो खराब ही रहती थी। तो आजकल उसकी जगह ले ली हमारे पेन ड्राइव ने, जिसको हम लोग पोर्टेबल ड्राइव बोलते हैं, कहीं पर भी लाके इसको लगा सकते हैं। और होता क्या है कि जो हमारी पेन ड्राइव एक तरीके से झोला है, आप मार्केट में सामान लेने जाते हो तो एक झोला साथ में रख लेते हो, गए कुछ भी सामान लिया उसमें झोले में रखा और लिए चले आए। दैट झोला, दैट बैग, दैट कैरी बैग इज नोन एज योर PD, जिसमें आप स्टोर करके एक जगह से दूसरी जगह लेकर जा सकते हैं। ठीक है, तो आप इसको झोला समझ सकते हैं। और जो हार्ड डिस्क है वो आपका घर का स्टोरेज हो गया, जहां से आपको अगर कोई छोटा सा सामान ले जाना है, आपने बैग में पैक किया और बैग लेके चल दिए, पूरा घर तो उठाकर लेके नहीं जाते आप लोग, हार्ड डिस्क नहीं लेकर जाएंगे, उसमें से जो जरूरत का सामान है, जो जरूरत की मूवी है, जरूरत का डॉक्यूमेंट है, उसको पेन ड्राइव में डाला और झोला उठा के चल दिए। तो इस तरीके से हमारा काम करता है। तो अभी हम समझेंगे इसको किस तरीके से हम एलोबरेट करेंगे। तो चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखते हैं रोम हमारी कैसी दिखती है। इस तरीके की रोम दिखती है, जो आप देख रहे हैं ना, ये वाला जो हिस्सा दिख रहे हैं, ये इस तरीके से रोम दिखती है, जो कि हमारी एम्बेडेड मेमोरी भी कहलाती है। इसके जो आप दांत जैसे देख रहे हैं ना इस तरफ चारों तरफ, ये आपके इनपुट डिवाइस, इनपुट और आउटपुट के सिग्नल देने के लिए लाइंस हैं, इन्हें हम लोग इनपुट आउटपुट लाइंस बोलते हैं, है ना। ये गिन के मतलब हर एक की अलग अलग नंबरिंग होती है, हर नंबरिंग पे इनपुट आउटपुट अलग अलग होता है। इसको मदरबोर्ड पे इस तरीके से लगा दिया जाता है, जैसे आप देख रहे हैं एक यहाँ पर कई सारी रोम अलग अलग कामों के लिए अलग अलग रोम लगी हुई है। इस तरीके से इसको उठाकर इस पे जो आप लोग शोल्डिंग देखते हैं ना, शोल्डिंग करके इसको चिपका दिया जाता है और इस तरीके से फिक्स हो जाता है, एम्बेड कर दी जाती है, दैट इज एम्बेडेड मेमोरी। तो ये हमारी रोम हो गई। जो 3 तरीके मैंने आपको बताई थी, पी रोम, EP रोम, EEP रोम। अब दोबारा से फुल फॉर्म बताने की जरूरत तो है नहीं, अभी थोड़ी देर पहले बताया था आपको। रोम के बाद हम देखें रैम कैसी दिखती है। ये हमारी रैम है, जनरली ये डायनामिक रैम है हमारी सारी। ऊपर वाली जो 2 रैम है वो कंप्यूटर सिस्टम के लिए है, डेस्कटॉप के लिए है। नीचे वाली जो रैम है वो हमारी लैपटॉप के लिए है। इस तरीके से दिखती है और सीधे सीधे कंप्यूटर पे ऐसे खड़े होकर लग जाती है। आपको ध्यान होगा कि जो पहला मेरा वीडियो था इस वाले सीरीज में, जिसमें कंप्यूटर क्या है, उसमें आपको बताया था कि हमारा जो CPU है उसके अंदर मदरबोर्ड होता है, मदरबोर्ड के अंदर ये वाली रैम हमारी फिक्स कर दी जाती है, सीधे सीधे प्लग एंड प्ले का रोल करती हैं और यही रिस्पॉन्सिबल है हमारे सिस्टम को रन करने के लिए। इतनी सारी अलग अलग तरीके की डिवाइसेस आती हैं, कुछ रिपीट हो रही होंगी क्योंकि मैंने यहाँ पर 2 इमेजेस आपकी लेकर रखी हुई हैं। इतनी अलग अलग इमेजेस के साथ में हम लोग इमेजेस नहीं, जो मेमोरी डिवाइसेस हैं उनके साथ, या स्टोरेज डिवाइसेस कह लीजिए, इतनी सारी हमारी डिवाइसेस हैं। हार्ड डिस्क आपको कुछ ऐसी दिखती है, इसके अंदर प्लेट्स आपको दिख रही हैं, हेडर दिख रहा है, इस तरीके से इसकी बनावट होती है। रैम है, ये आपका रीड ओनली मेमोरी है आपकी। ये CD, आपकी CD या DVD आपको इस तरीके से दिखती है। आप कलर देख के, अगर वाइट है तो आपकी जनरली CD रहती है, और अगर हल्की सी ब्लू कलर में है तो वो आपकी DVD रहती है। आप देख के उसको समझ सकते हैं। ये फ्लॉपी ड्राइव इस तरीके से होती थी। ये आपका मेमोरी कार्ड है, आप जो SD कार्ड मोबाइल में आजकल लगाते हैं छोटे छोटे से, कैमरे के लिए थोड़े बड़े आते हैं, DSLR कैमरे में लगते हैं। ये पेन ड्राइव है, ये आपकी टेप ड्राइव है। टेप ड्राइव को जनरली हम लोग DVR के बैकअप के लिए यूज़ करते हैं। ये सीक्वेंशियली एक्सेस रहती है आपकी इसमें, और जो बैंक वगैरह में हमारा डेटा जो डेली की डेली बैकअप होता है वो इसी तरीके के टेप ड्राइव में स्टोर होता है। आप लोग कभी बैंक जाइएगा, जब डेटा उसका निकाला जा रहा हो तो आप लोग इसको आराम से देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए अलग अलग तरीके की मेमोरी जो आपको शो की गई हैं, जो यहाँ है वही चीज़ यहाँ पर है। रैम अलग से दिखाई गई है, रोम दिखाई गई है, ये आपकी CD ड्राइव, हार्ड डिस्क दिखाई गई है, पेन ड्राइव दिखाई गई है। इस तरीके से ये हमारी अलग अलग स्टोरेज डिवाइसेस हैं जिनका हमको मिसकंसेप्शन बिल्कुल नहीं करना है। अभी मैं आपको क्लियर करूंगा कि किस तरीके से हम इनमें डेटा स्टोर करते हैं। उसके बाद हम ये देखें कि हमारे जो डिवाइसेस हैं, जो हमारी ये स्टोरेज डिवाइसेस हैं, इनमें हमारा जो डेटा है ये किस तरीके से स्टोर होता है। सॉरी, यहाँ पर ये उंगलियों के निशान आ गए। किस तरीके से ये स्टोर होता है।
डेटा जो स्टोर होता है वो उसको हम किस तरीके से नापें। जैसे अगर हम कोई आम लेकर आए हैं मार्केट से, तो आम का एक यूनिट होता है कि आम 4 किलो आम है, 2 किलो आम है, यानी केजी है ना। अगर मैं यहाँ से यहाँ तक कूद के जाऊँ, मैंने कहा कि मैं 2 मीटर कूद गया, तो मीटर इज अ यूनिट फॉर डिस्टेंस। ऐसे ही हमारी मेमोरी में कितना स्टोर हुआ है उसके लिए भी एक यूनिट होती है। अब वो यूनिट कैसे बनती है उसको हम लोग बहुत अच्छे से समझें। हमारा कंप्यूटर किस पे काम करता है, आप लोगों को याद होगा अच्छे से, 0 पे और 1 पे, बाइनरी पे काम करता है। तो इस एक बिट को, इसको हम लोग बोलते हैं जनरली बिट, आइदर 0 और 1। 0 भी हमारी एक बिट है, 1 भी हमारा एक बिट है। ये हमारा कंप्यूटर में जो स्टोरेज है उसको एक बिट से रिप्रेजेंट करते हैं। किसी भी, जैसे अगर हमने कोई गाना स्टोर किया तो गाने को 0-1 के फॉर्म में हम स्टोर करते हैं, 0-1 के फॉर्म में हम बदलते हैं, और कंप्यूटर में एक शेल में एक ही बिट जाता है। तो वो हम लोग जब उसका एलोबरेशन पढ़ेंगे आगे चल के तब सीखेंगे। फिर क्या होता है कि 4 बिट से हमारा एक निबल बनता है, 4 बिट से हमारा एक निबल बनता है, NIBBLE, ठीक है। ऐसे ही 8 बिट से एक बाइट बनता है, एक अक्षर जिसको हम लोग बोलते हैं कैरेक्टर, एक बाइट बनता है, 1 कैरेक्टर इज इक्वल टू 1 बाइट जनरली। फिर ऐसे ही 1024 बाइट बराबर हमारा 1 किलो बाइट बनता है, KB। अब आप कहेंगे 1024 क्यों? अभी तक तो हम पढ़े थे कि 1000 ग्राम बराबर 1 किलोग्राम, 1000 मीटर बराबर 1 किलोमीटर, यहाँ 1024 क्यों? भाई सीधी सी बात है, हम 2 बिट पे काम कर रहे हैं। यहाँ पर 0 और 1 दो ही हमारी संख्याएं हैं। अब 2 की पावर 10 लगाइए, आपका 1024 ही मिलेगा, इसलिए यहाँ पर ये कैलकुलेशन चलती है। क्लियर है? तो ऐसे ही अगर मैं बात करूं तो आप लोग इसको गौर से देखिए, ये पूरा आपका सेट है कि कितने हम आगे तक बाइट, मतलब किलो बाइट, फिर 1024 किलो बाइट बराबर 1000 मेगाबाइट, 1000 मेगाबाइट बराबर 1000 गीगाबाइट। इस तरीके से आप किस तरीके से जाएंगे, मतलब ये आपका टेराबाइट, पेटाबाइट, जेटाबाइट, एक्साबाइट, योटाबाइट, ब्रोंटोबाइट और जियोबाइट, ये इतने सारे आपके मतलब मेजरमेंट है। जैसे सैकड़ा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब, पदम, 10 पदम, इस तरीके से चलते हैं ना। वैसे ही इसमें भी चलते हैं आप लोग कि निबल, बाइट, किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट, पेटाबाइट, जेटाबाइट, एक्साबाइट, फिर जेटाबाइट, है ना, और योटाबाइट। इस तरीके से आपकी जो यूनिट्स हैं आप इनको नोट कर लीजिए, और इसी तरीके से क्वेश्चन आता है। अब कहीं मैंने एक जगह क्वेश्चन देखा था कि सबसे हाईएस्ट यूनिट कौन सी है। भाई सबसे हाईएस्ट यूनिट, भले ही अगर कोई वेबसाइट लिख कर दे रही है, कोई बुक लिख कर दे रही है, तो गलत लिख कर दे रही है, इनका कोई अंत नहीं है भाई। कितना अंत करोगे आप? हमने अभी तक की जो संख्याएं पढ़ी थी कि शंख, फिर 10 शंख, इससे बड़ी कोई संख्या नहीं है। अरे उसमें बस खाली एक जोड़ो, उससे अगली संख्या मिल जाएगी आपको, है ना। तो उसका कोई अंत नहीं है। ऐसे ही इसका भी कोई अंत नहीं है। यह है कि हम लोग अभी जो मार्केट में जो हमारी अवेलेबिलिटी है, हम उसके ऊपर बात कर सकते हैं कि जो आपके सुपर कंप्यूटर्स हैं, दे आर वर्किंग ऑन जेटाबाइट, एक्साबाइट, ये इन पर काम कर रहे हैं जो मार्केट में अवेलेबल है। और जो हमारे माइक्रो कंप्यूटर्स मार्केट में अवेलेबल हैं, उनकी रैम हमको हाईएस्ट अभी तक मिल रही है 32 GB, और जो हार्ड डिस्क मिल रही है वो टेराबाइट में मिल रही है, 2 टेराबाइट, 3 टेराबाइट, 4 टेराबाइट। इससे ज़्यादा आपको मार्केट में नहीं मिल रहा है। तो हाईएस्ट हम लोग मेमोरी यूनिट की बात नहीं करेंगे। हाँ, अगर आ जाए कि व्हाट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट, तो आप बोल सकते हैं कि 1 बिट इज द स्मॉलेस्ट, मतलब इसको हम तोड़ सकते हैं ये। लेकिन हम इसको अकेले में एक मेमोरी नहीं कहेंगे, तो हम इसके लिए बोल सकते हैं कि 1 बाइट इज योर 1 स्मॉलेस्ट एटलीस्ट मेजरेबल योर यूनिट। ठीक है, तो हम इस तरीके से बोल सकते हैं। हाँ, इस तरीके का क्वेश्चन जरूर आता है कि एक निबल में कितने बिट होते हैं, तो 4। एक बाइट में कितने बिट होते हैं, तो 8। कितने बिट मिलकर एक निबल बनता है, तो 4। इस तरीके के क्वेश्चन इसमें से जरूर बनते हैं। हाँ, तो अब हम लोग देखते हैं कि हम अपनी मेमोरी को मैनेज कैसे करें, हम अपने स्टोरेज को मैनेज कैसे करें। उसके लिए हमको एक थोड़ा सा मैनेजमेंट सीखना पड़ेगा। जैसे आपका घर होता है, आपका घर में एक कमरा स्टोर के लिए होता है जहां पर हम सारा अगड़म सगड़म घुसेड़ देते हैं। एक कमरा ऐसा रखते हैं जहां पर मेहमान आए उनको बिठाएं, तो वहां पर आप साज सजावट वाला सामान लगाते हैं। एक कमरा आप ऐसा रखते हैं जिसमें हम लोग सोते हैं, जहां पर आप सोने से संबंधित सारी चीज़ें आपकी वहां पर रहती हैं। एक कमरा आप ऐसा रखते हैं कि जहां बच्चे पढ़ सके, तो बच्चे पढ़ने से संबंधित सारे काम हमारे वहां रहते हैं। मतलब जैसे हम अपने घर के प्लॉट को अलग अलग कमरों में बांट देते हैं,
कोई कमरा छोटा, कोई कमरा बड़ा, इस तरीके से जो बांट देते हैं, तो यही हमारा कहलाता है एक तरीके से मैनेज करना, कि हमने अपने घर को किस तरीके से व्यवस्थित करके रखा है। अब आपको अपनी टेबल मैनेज करनी है, आपके उसमें 3 ड्रॉर्स हैं, तो आपने कहा कि हम अपने 3 ड्रॉर को इस तरीके से मैनेज करें कि सारे डॉक्यूमेंट्स हमारे यहाँ रहेंगे, उसमें से बीच वाले ड्रॉर में हमारे सारे टूल्स रहेंगे, रबर कटर, पेंसिल और इरेजर और सब कुछ इसमें रहेगा, और नीचे वाले ड्रॉर में हम वो फाइल्स रखेंगे जिनको हमें बहुत कम जरूरत पड़ती है, जब जरूरत पड़े जिनकी ज़्यादा जरूरत पड़ती है उनको हम ऊपर रखते हैं। तो आप इस तरीके से मैनेज करते हैं ना। अब आपने कहा कि आपकी टेबल में 2 तरफ ड्रॉर है, मतलब आप बीच में बैठे हैं चेयर डाल के, आपकी टेबल ऐसी है, इसमें आपके 2 तरफ ड्रॉर है, तो आपने कहा कि इस तरफ मैं ऑफिस की फाइल्स रखूंगा, इसमें मैं पर्सनल फाइल रखूंगा, ऐसे कर लेते हैं आप। तो इस तरीके का जो मैनेजमेंट है, इसी को हम लोग आज मेमोरी में मैनेज करना सीखेंगे। तो आइए इसको कैसे सीखें। इसके लिए आपको सिंपली क्या करना है, आपको जैसे मान लीजिए सी ड्राइव है, आपकी जो हार्ड डिस्क है, हार्ड डिस्क को हम लोग जब इंस्टॉल करवाते हैं तो आप उसको बोल दीजिए कि हमारा जब नया सिस्टम खरीदिए तो आप उसको बोल दीजिए कि हमारे इसके पार्टीशन कर दीजिए। तो वो पार्टीशन मान लीजिए आपने 3 पार्टीशन करवाए, आपने सी ड्राइव करवा लिया, एक डी ड्राइव करवा लिया, एक ई ड्राइव करवा लिया, ऐसे करके पार्टीशन करवा लिया आपने अपनी हार्ड डिस्क के। पार्टीशन करवाने से बहुत फायदा रहता है कि जब आप अगली बार जब आप अपने सिस्टम को फॉर्मेट करवाएंगे तो आप सिर्फ सी ड्राइव को फॉर्मेट करवाइए जिसमें आपका ऑपरेटिंग सिस्टम रहता है, तो बाकी का डेटा आपका सेव रहेगा, आपको बैकअप लेने का और इन सब झंझट से आप बच जाते हैं, है ना। अब क्या होता है कि सी ड्राइव में आपका जनरली ऑपरेटिंग सिस्टम रहता है, विंडोज 10, विंडोज 7, विंडोज 8, जब भी आप इंस्टॉल करेंगे तो सी ड्राइव में रहेगा। इसी में आपके सारे डेस्कटॉप रहता है, मतलब इसी सी ड्राइव में आपका डेस्कटॉप रहता है, डॉक्यूमेंट रहता है, ये सारे फोल्डर्स हैं जो उसमें रहते हैं आपके। डॉक्यूमेंट है, डॉक्यूमेंट के बाद आपका जो जनरली जो डाउनलोड्स हैं, ये सारे फोल्डर आपके सी ड्राइव में रहते हैं, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम इसी पे रहता है ना, तो वो इन्हीं में मैनेज करता है। तो जब भी आप इंटरनेट से कोई चीज़ डाउनलोड करेंगे आपको डाउनलोड्स फोल्डर में मिल जाएगा, जब भी आप वर्ड पे कोई चीज़ करेंगे तो डिफॉल्ट वो डॉक्यूमेंट में सेव करने की कोशिश करता है, लेकिन आप कोशिश करिए कि अपने डॉक्यूमेंट्स को डॉक्यूमेंट में न डालिए, आप इन डी और ई ड्राइव को आप इस तरीके से मैनेज कर लिए कि इसका नाम रख लीजिए आप ऑफिशियल, नाम बदल लीजिए, नाम बदल सकते हैं आप, इसका नाम कर लीजिए आप एंटरटेनमेंट, ठीक है, क्योंकि जनरली आजकल लोग मूवी रखते हैं, गाने रखते हैं, फोटोज रखते हैं, तो वो सारी चीजें आप इसमें रखिए। एंटरटेनमेंट वाले में आप 3 फोल्डर बना लीजिए अलग अलग, वीडियो, सॉन्ग्स यानी कि ऑडियो, वीडियो, ऑडियो और इमेजेस, ठीक है। ऐसे करके आप जब बनाएंगे तब आपका ये मैनेज व्यवस्थित रहेगा। वीडियोस में आप मूवीज के लिए अलग बना लीजिए, 1 मिनट बस, मूवी का अलग बनाइए, और पर्सनल वीडियोस का अलग बनाइए, जो आप कैमरे वगैरह से खींचते हैं उसका अलग बनाइए। ऑडियो में आप सॉन्ग, अब आपका पता पड़ा सॉन्ग अलग अलग टाइप के, फिर आप भूल रहे हैं तो आप एक तरफ मेलोडी सॉन्ग बना लीजिए, एक तरफ भक्ति सॉन्ग बना लीजिए, एक तरफ जो भी आपको रखना है आप इसमें भी फोल्डर बना लीजिए। इमेजेस में आप ऐसे रखिए कि आपकी अगर फोटोग्राफी की आदत है तो आप डे वाइज बनाइए, जैसे आपने कहा 21 जुलाई 2020, तो इस दिन की सारी फोटोज इसी में। अगले दिन आप फोटोग्राफी के लिए गए तो आपने अगले दिन 22 जुलाई बना लिया। ऐसे करके आप डे वाइज जब मैनेज करेंगे तो आपको याद रहेगा मैं वहां कब गया था, इस डेट को गया था, इस डेट की फोटो हमारी इसी फोल्डर में मिलेगी, आपको सर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप स्कूल में काम कर रहे हैं तो स्कूल में भी आप डे वाइज अपनी फोटोज को, क्योंकि आजकल बहुत फोटो और वीडियो का झंझट चल रहा है, आप इस तरीके से मैनेज करेंगे तो आपका डेटा कभी खोएगा नहीं, आपकी फोटोज हमेशा मिलेगी। कि आपको पता है कि हमको अपने कंप्यूटर को खोलना है, ई ड्राइव में जाना है, इमेज में जाना है और 22 जुलाई की फोटोज निकालनी है, आप फटाक से निकाल के दे देंगे। ऑफिशियल में भी आप इसको कई तरीके से मैनेज कर सकते हैं, मतलब हर एक काम की कैटेगरी बना लीजिए, हर एक काम की आप कैटेगरी बना लीजिए और उस कैटेगरी से संबंधित एक फोल्डर बना दीजिए और उस फोल्डर में आप उसको फाइल को रखिए, तो आपको पता पड़ जाएगा कि मेरे फाइनेंस की फाइल है, फाइनेंस की फाइल मुझे ऑफिशियल वाले में जाना है, वहां पर फाइनेंस नाम से मैंने एक फोल्डर बना के रखा हुआ, वहां से मैं उठा के रख लूंगा। तो इस तरीके से अगर आप अपनी हार्ड डिस्क को मैनेज करेंगे तो आपका डेटा कभी भी खोएगा नहीं। अच्छा, एक क्वेश्चन और मैंने आया है, कई लोगों ने पूछा है कि सर मेरी वो फाइल नहीं मिल रही, मैंने वो फाइल वर्ड में सेव की थी,
वर्ड में सर्च करिए। अरे ऐसा थोड़ी होता है, वो तो सॉफ्टवेयर है जो आपकी फाइल बना रहा है। फाइल एक्चुअली आपकी कहाँ सेव की गई है, आपको सेव करते समय ध्यान रखना, जब आप सेव बटन पे क्लिक करते हैं तो आपको दिखाता है किस लोकेशन पे सेव करना है, डॉक्यूमेंट में जा रहा है कि डी ड्राइव में जा रहा है कि ई ड्राइव में जा रहा है, उसको ध्यान रखिए। इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि उसको सेट कर दीजिए ऐसी जगह पे, ऐसे फोल्डर में कि आपका वो फाइल वहीं डायरेक्ट मिले, आपको वर्ड खोल के फिर वहां से रिसेंटली में जाने की जरूरत ना पड़े। इस तरीके से हमको ये मैनेज करना होता है। तो ये था आज का सेशन। आशा है आप लोगों को ये सेशन पसंद आया होगा। आज हम लोगों ने मेमोरी के बारे में पढ़ा, स्टोरेज के बारे में पढ़ा, अलग अलग मेमोरी टाइप्स के बारे में पढ़ा, कंप्यूटर में किस तरीके से यूज़ होती हैं उसके बारे में पढ़ा, और हमने ये देखा कि हम अपने कंप्यूटर पे किस तरीके से फाइल्स को अरेंज करें, किस तरीके से क्या करना है। तो इसके बाद अगला जो टॉपिक हमारा आएगा वो हमारा 11th और 12th का ही रहेगा, और इसी चैप्टर से रहेगा, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे जो हमारा डिजिटल ऑर्गेनाइजेशन है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो अगले वीडियो तक के लिए मैं आपसे विदा लेता हूं। मेरा नाम है संजीव। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए और स्टूडेंट्स में इसको बांटिए ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा इसका फ़ायदा ले सके। मेरा नाम है संजीव। अगले वीडियो तक के लिए मैं आपको नमस्ते बोलता हूं।